हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे पद सोपान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं हायरार्की। तो इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक पद सोपान। पद सोपान क्या होता है, जिसे संगठन का पदानुक्रम भी कहा जाता है। पदानु पद सोपान की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, संगठन का पदानुक्रम भी कहा जाता है। ये क्या है, प्रशासन का एक मूलभूत सिद्धांत है, जो क्या है, किसी भी बड़े संगठन में व्यवस्था और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए पद सोपान का क्रम बनाया जाता है। पद सोपान की बात करें तो ये अंग्रेजी के हायरार्की शब्द से मिलकर बना है, जो एक ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, हेरेस और आर्केस। हेरेस की बात करें जिसका अर्थ होता है निम्न स्तर पर उच्च स्तर का प्रशासनिक नियंत्रण। हेरेस का अर्थ क्या होता है, निम्न स्तर पर उच्च स्तर का प्रशासनिक नियंत्रण। और आर्केस का अर्थ होता है निम्न स्तर का उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना। तो दो शब्दों से मिलकर बना हेरेस और आर्कीज, तो मिला के बना हेरारकीज। हेरेस का अर्थ क्या होता है, निम्न स्तर पर उच्च स्तर का प्रशासनिक नियंत्रण। और आर्कीज का अर्थ होता है निम्न स्तर का उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना। अब हम देखेंगे परिभाषा के रूप में कि पद सोपान का अर्थ क्या है, यदि परीक्षा में पूछा जाए तो पद सोपान का अर्थ क्या आता है, ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के कई स्तर। या ऊपर से नीचे तक उत्तरदायित्व के कई स्तर, और इसके कारण क्या उत्पन्न होने वाली जो वरिष्ठ और अधीनस्थ का वह संबंध, जो क्या है हर संगठन में लागू होता है। बात करें तो यह एक संगठनात्मक संरचना होती है। हर संगठन में ये चीजें देखने को मिलती है, जहाँ क्या प्रत्येक कर्मचारी अपने से एक उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। हर संगठन में क्या होता है, प्रत्येक कर्मचारी क्या होता है, अपने एक उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। और उस उच्च अधिकारी, जो वह उच्च अधिकारी है, अपने से उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। जिससे एक स्पष्ट स्पष्ट क्या है, कमांड की श्रृंखला बनती है। स्पष्ट रूप से कमांड की श्रृंखला, चेन ऑफ कमांड बनती है। बात करें पद सोपान की, तो पद सोपान को हेनरी फेयोल ने स्केलर चेन, मुने रेले ने क्या कहा, स्केलर प्रोसेस कहा है। ये नाम आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे पद सोपान की विशेषताओं के बारे में। पहली बात करें पिरामिडाकार संरचना, मतलब यह व्यवस्था आमतौर पर कैसी होती है, पिरामिडाकार होती है, जिसमें हमारे शीर्ष पे तो कम लोग होते हैं, जिनके पास अधिकार ज्यादा होते हैं। शीर्ष पे लोग तो कम होते हैं लेकिन अधिकार ज्यादा होते हैं। और जैसे जैसे नीचे आते हैं व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है, लेकिन उनके पास क्या अधिकार कम होते जाते हैं। दूसरी विशेषता आती है हमारी विभिन्न इकाइयां और उप इकाइयां। तो सभी प्रशासनिक संगठनों में क्या होता है, विभिन्न इकाइयां और उप इकाइयां होती है। संगठन में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की इकाइयां और उप इकाइयां होती है, जिनको क्या पद सोपानी व्यवस्था के माध्यम से समझा जा सकता है। और ये बात स्पष्ट करता है कि कौन किसकी रिपोर्ट करता है, क्या कौन किसकी रिपोर्ट करता है, कौन किसका सीनियर है, ये चीजें हमें पद सोपान के माध्यम से पता चलती है। फिर बात करें निश्चित अधिकार और उत्तरदायित्व की बात करें, तो पद सोपान में प्रत्येक स्तर पर, पद सोपान में क्या होता है, प्रत्येक स्तर पर अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं, जिससे क्या भ्रम की स्थिति कम होती है। सभी को पता होता है कि किसके अधिकार है और कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व निभा रहा है। तो इससे क्या कोई भ्रम की स्थिति नहीं होती। उच्च अधिकारी से आदेश, तो इसमें क्या प्रत्येक अधिकारी या फिर कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी से आदेश प्राप्त करते हैं और उसी के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। फिर उचित माध्यम से संचार, तो इसमें क्या सभी सूचनाएं और आदेश क्या है, उचित माध्यम मतलब प्रॉपर चैनल के द्वारा गुजरते हैं, अर्थात वे पदानुक्रम में एक स्तर से दूसरे स्तर तक जाते रहते हैं। फिर बात करें स्पष्ट कार्य विभाजन की, तो यह क्या करता है, संगठन में स्पष्ट कार्य विभाजन सुनिश्चित करता है, जिससे क्या होता है, दक्षता बढ़ती है। बात करें हमारे पद सोपान के प्रकार की, पद सोपान के प्रकार की बात करें, ये प्रकार किसने दिया था, ये प्रकार हमारे फिफ्नर और शेरवुड ने दिया था। तो फिफ्नर मतलब जॉन एम फिफ्नर, और शेरवुड है मतलब फ्रैंक पी शेरवुड। इन्होंने पद सोपान के विभिन्न प्रकार के आधार बताए। पद सोपान किन किन आधारों पे बढ़ सकता है। पहला आधार होता है कार्य आधारित पद सोपान। इसमें क्या व्यक्ति का पद, अधिकार और जिम्मेदारी उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के अनुसार निर्धारित होते हैं, कि जैसा कार्य कार्य होगा वैसे अधिकार दिए जाएंगे और वैसा ही पद दिया जाएगा। तो ये कार्य आधारित पद सोपान है। दूसरा होता है हमारा दक्षता आधारित पद सोपान। इसमें क्या कार्मिकों की स्थिति उनकी योग्यता और दक्षता के आधार पर निर्धारित की जाती है, मतलब अधिक कुशल और योग्य व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन होते हैं। ये क्या है, हमारे दक्षता आधारित पद सोपान। फिर आता हमारा वेतन आधारित पद सोपान। तो इस प्रकार में अधिक वेतन वाला व्यक्ति क्या हमेशा शीर्ष पर होता है, और या फिर उच्च पद पे माना जाता है हमारे कौन, जो सबसे ज्यादा वेतन पाता है। फिर रैंक आधारित पद सोपान की बात करें, जैसे सेना में रैंक की व्यवस्था होती है, उसी तरह कि कार्मिकों की स्थिति क्या है, उनके रैंक के आधार पर सुनिश्चित की जाती है। जैसे हमारे सिपाही, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, तो जैसी उनकी रैंक वैसा उनका पद सोपान होता है। पद सोपान के प्रकार हमने देख लिया। अब देखेंगे पद सोपान का महत्व। पद सोपान के किसी भी बड़े संगठन के सुचारू संचालन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कि संगठन को बहुत बढ़िया चलाना है, तो संगठन में क्या पद सोपान ठीक तरह से कार्य करना चाहिए।
पहला महत्व की बात करते हैं, इससे संबंधों का स्पष्टीकरण होता है। मतलब पद सोपान के द्वारा किसी भी संगठन में वरिष्ठ और अधीनस्थ संबंधों को स्पष्ट ज्ञान होता है कि जिससे कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये चीज़ साफ हो जाती है। दूसरे महत्व की बात करें संचार का माध्यम, तो पद सोपान क्या संगठन में ऊपर से नीचे तक संचार का उचित माध्यम स्पष्ट करता है। जिससे क्या सूचना का प्रवाह कैसा होता है? व्यवस्थित होता है। जिससे क्या होता है? सूचना का प्रवाह व्यवस्थित रहता है। तो प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण को सफल बनाने की बात करें, तो ये संगठन में प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण को सफल बनाता है। प्रत्यायोजन क्या करता है? प्रत्यायोजन क्या करता है? विकेंद्रीकरण को सफल बनाता है। क्यों? क्योंकि अधिकार उत्तरदायित्व को व्यवस्थित तरीके से किया जा सकता है प्रत्यायोजन करने के बाद। वो पद सोपान के कारण क्या होता है? अधिकार और उत्तरदायित्व को व्यवस्थित तरीके से वितरित किया जा सकता है। और पद सोपानी क्या करता है? प्रत्यायोजन और विकेंद्रीकरण को सफल बनाता है। तो प्रशासनिक नेतृत्व के विकास की बात करें, तो प्रत्यायोजन के द्वारा ही हमारे संगठन में प्रशासनिक नेतृत्व का विकास होता है। क्यों? क्योंकि अधीनस्थों को निर्णय लेने और जिम्मेदारी लेने का अवसर मिलता है इसके कारण। तो प्रेरणा और अपनत्व की बात करें, तो यह अधीनस्थों में प्रेरणा, संगठन के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करता है। तो ये क्या करता है? अधीनस्थों में प्रेरणा और संगठन के प्रति अपनत्व की भावना का विकास करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कैरियर पथ और पदोन्नति की संभावना इसके अंदर दिखती है। फिर उत्तरदायित्व और कार्य की स्पष्टता की बात करें, तो ये क्या करता है? संगठन में प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व और कार्य को स्पष्ट करता है। जिससे हमारे भ्रम और जिम्मेदारी से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह हमने पद सोपान का महत्व देखा। अब हम देखेंगे पद सोपान की अच्छी बातें, तो देख ली हमने। अब देखेंगे पद सोपान की कमियां, मतलब पद सोपान के दोष। पद सोपान प्रणाली के अंतर्गत बहुत सारे दोष हैं, जो क्या है? इसकी कार्यकुशलता को प्रभावित करते हैं। जैसे कार्य के प्रति अरुचि। पद सोपान में क्या होता है? आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही गति करते हैं। आदेश ऊपर से आता है, कौन निभाता है उसे? नीचे वाले। इसलिए अधीनस्थों में पहल की कमी या कार्य के प्रति अरुचि की भावना उत्पन्न हो सकती है। क्या इससे पहल की कमी आती है? साथ ही साथ क्या कार्य के प्रति अरुचि की भावना उत्पन्न होती है। फिर अनावश्यक देरी और लाल फीताशाही की बात करें, तो इसमें कार्य में अनावश्यक देरी होती है। क्यों? क्योंकि सूचना और निर्णय कई स्तरों से होकर गुजरते हैं, जिससे क्या है? लाल फीताशाही उत्पन्न होती है। जो सूचना और जो निर्णय होते हैं, वो क्या कई स्तरों से होते हुए गुजरते हैं, जिससे क्या लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म उत्पन्न होती है। फिर मुखिया पर निर्भरता की बात करें, तो इसमें कार्य की सफलता और असफलता मुख्यतः जो शीर्ष पर बैठा हुआ मुखिया है उस पर निर्भर करती है। जिससे हमारे संगठन क्या अति केंद्रीकृत हो जाता है। फिर कठोरता रूढ़िवादिता की बात करें, तो क सोपान क्या करता है? संगठन में कठोरता रूढ़िवादिता का संचार करता है। जिससे क्या परिवर्तन और नवाचार को अपनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर एक पीटर नियम आता है। पीटर नियम की बात करें, तो पद सोपान के आड़ में प्रत्येक कर्मचारी क्या करता है? अपनी अक्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। कि पद सोपान के आड़ में क्या करता है? प्रत्येक कर्मचारी अपनी अक्षमताओं को बढ़ाने का काम करता है। मतलब जैसे मान लीजिए इस अधिकारी ने इस कर्मचारी को पद सोपान के जरिए कार्य सौंपा, तो ये कार्य करने की बजाय ये अपने अधीनस्थ को कार्य सौंप देगा। तो उसकी अक्षमता बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है उसके नीचे भी काम करते हैं, तो वो उनको वो काम सौंप देगा। तो वह खुद करने की बजाय नीचे, 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 नीचे इस तरह कार्य बढ़ता ही रहता है। इसे हम कहते हैं पीटर नियम। जिसे हम क्या कहते हैं? पीटर नियम। पीटर नियम की बात करें, एक पुस्तक थी द पीटर प्रिंसिपल, जो हमारे 1969 में प्रकाशित हुई थी। किसके द्वारा? लॉरेंस जे पीटर के द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो ये किताब ये बताती है कि एक पदानुक्रम में प्रत्येक कर्मचारी अपनी अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत होता है। क्या होता है? ये प्रत्येक कर्मचारी अपनी अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत होता है। बात करें पद सोपान के अंदर बहुत सारी कमियां हैं। पद सोपान की कमियों को दूर करने के क्या-क्या उपाय हैं, उसकी बात करें। तो पद सोपान के दोषों को कम करने और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। जैसे पहली बात तो स्तरों की संख्या कम होनी चाहिए। तो पद सोपान के स्तरों की संख्या कम रखी जानी चाहिए, ताकि संचार और निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो सके। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। संगठन में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे संचार में लगने वाला समय कम से कम हो और पारदर्शिता बढ़े। फिर लचीलेपन की बात करें, तो संगठन में पद सोपान को लचीला बनाया जाना चाहिए। क्या पद सोपान में संगठन में क्या पद सोपान को लचीला बनाया जाना चाहिए, ताकि आवश्यकता के अनुसार सीधे संपर्क स्थापित किया जा सके। ऐसा नहीं है कि आप उच्च अधिकारी से सीधे संपर्क नहीं कर सकते, बीच में इतने स्तर है। तो इसलिए इसको लचीला बनाया जाना चाहिए। फिर हमारे हेनरी फेयोल का एक सिद्धांत आता है, जिसे हम कहते हैं गैंग प्लैंक का सिद्धांत। उसके बारे में देखें, तो फेयोल के द्वारा पद सोपान में उत्पन्न जो दोष है, खासकर देखें तो संचार में जो देरी होती है, इस दोष को दूर करने के लिए गैंग प्लैंक का सिद्धांत दिया गया था। गैंग प्लैंक का वास्तविक अर्थ होता है नाव में बैठने के लिए प्रयोग में आने वाला लकड़ी का तख्ता। यदि आपने नाव देखी है कि जैसे इस तरह की नाव होती है, तो इसमें बीच में क्या होता है? एक लकड़ी के फट्टे होते हैं, जैसे ये इस तरह के फट्टे होते हैं, जिसपे जो हमारे यात्री होते हैं, नाविक होते हैं, ये बैठ के और यात्रा करते हैं। जैसे ये तो हमारे वो
चप्पू हो गए और इन पे बैठ के यात्रा करते हैं। इन जो रेड कलर का आपको फट्टा देखा है, इसे हम क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक कहते हैं। तो यही सिद्धांत का मूल है, जिसका आशय क्या होता है? यहाँ 2 समान स्तर के अधिकारियों के बीच में सीधा संपर्क स्थापित करने से मतलब है। अब हम देखेंगे गैंगप्लैंक की, आगे चित्र के माध्यम से और देख लेंगे इसको। गैंगप्लैंक तो कर सकते हैं, लेकिन गैंगप्लैंक में फेयोल ने 2 शर्तें बताई कि गैंगप्लैंक तभी हो सकता है जब 2 शर्तें पूरी हो। जैसे किसी संगठन में यदि किसी कर्मचारी को दूसरे विभाग के समान स्तर के कर्मचारी से सीधे संपर्क करने की आवश्यकता है, तो उचित माध्यम का अनुसरण किए बिना सीधे संपर्क स्थापित कर सकता है, बशर्ते दोनों के दोनों इसकी सूचना क्या अपने उच्च अधिकारी को देंगे। कि जैसे एक ये संगठन है, एक ये संगठन है और एक ये संगठन है। अब इसमें एक कर्मचारी यहाँ है, एक कर्मचारी यहाँ है। पहले क्या होता था कि जैसे ये वाला कर्मचारी जब इससे संपर्क करना चाहता था, तो पहले इसको अपने उच्च से, फिर इसके सीनियर, फिर इसके सीनियर, फिर अपने सीनियर, सबसे टॉप वाले सीनियर से बात करनी होती थी। फिर वो दूसरे संगठन के सीनियर से बात करता था, फिर उसके जूनियर, जूनियर, जूनियर और फिर इससे बात करता था। फिर ये इससे सूचना लेते थे, फिर उल्टा चलता था। सूचना वापस चलती थी, इससे ऐसे-ऐसे करके सूचना चलती थी और ऐसे करके फिर इस तक ये सूचना आती थी, जबकि सीधे भी इससे सूचना ले सकता था। तो इस वजह से क्या होता है, कार्यों में बहुत ज्यादा देरी होती है। तो हमारे हेनरी फेयोल ने क्या कहा था इस सिद्धांत के माध्यम से कि इसे सीधे तो स्थापित कर सकते हैं, भाई सीधे तो बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक पंगा है कि क्या करना है कि जैसे सीधे स्थापित तो करे कि यह इससे संपर्क कर ले, लेकिन ये वाले इसको सीनियर को बताए और ये वाला इस अपने सीनियर को बताए, ऊपर वाले को बताने की जरूरत नहीं है। ये किसने कहा था? हमारे हेनरी फेयोल ने। हेनरी फेयोल ने कहा था ज्यादा सीनियर को बताने की जरूरत नहीं, जस्ट अपने सीनियर को बता दिया काफी है। खासकर देखें तो इन दोनों के मध्य जो भी निर्णय लिए जाते हैं, इनकी सूचना भी अपने अपने उच्च अधिकारी को देंगे। फिर जिन्होंने जो भी डिसीजन लिया है वो अपने अपने सीनियर को बता दे, काफी है, इससे ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करें गैंगप्लैंक के सिद्धांत का फायदा क्या है, लाभ की बात करें तो गैंगप्लैंक किसी भी संगठन में पद सोपान में जो दोष उत्पन्न होते हैं, खासकर कार्य में अनावश्यक देरी, इसको रोकने का सबसे प्रभावी तरीका है। हेनरी फेयोल का मानना था कि यह सिद्धांत क्या निजी संगठनों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वहां निर्णय लेने की प्रक्रिया सरकारी संगठनों की तुलना में ज्यादा लचीली होती है। किनके अंदर? निजी संगठनों के अंदर। अब गैंगप्लैंक का सिद्धांत चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। इस चित्र में यदि 3 को सी से संपर्क करना है, जैसे इस चित्र में देखा, ये 3 है, इसको क्या है? सी से संपर्क करना है, तो उसे क्या करना होगा? तो उसे स्केलर चेन के अनुसार पहले 4 को, फिर 4 5 को बताएगा, 5 बताएगा जेड को, फिर जेड ई को बताएगा, ई डी को बताएगा, डी किसको? सी से संपर्क करेगा। तो उसी प्रकार 3 4 को, 4 5 को, 5 जेड को, जेड ई को, जेड फिर ई डी को, डी सी को संपर्क करेगा। तो इस तरह क्या है, एक स्केलर चेन बन जाएगी। और गैंग प्लैंक के अनुसार 3 को यदि सी से संपर्क करना है तो बशर्ते इसकी सूचना में आपस अपने अपने उच्च अधिकारी को देंगे। और चौथा और डी है, इनको इसकी सूचना देंगे कि हमने कौन कौन से निर्णय लिए हैं, और सीधा सीधा संपर्क कर सकता है किसके अनुसार? गैंग प्लैंक के अनुसार। अब बात करें जो हमारे गैंग प्लैंक के सिद्धांत या फिर हमारे जो पद सोपान होता है, तो उसमें संचार के कुछ माध्यम होते हैं। चित्र में भी हमने इस चीज को देखा था, चित्र को वापस बता दें आपको। संचार के किस तरह के माध्यम है? एक माध्यम हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, मतलब क्षैतिज संचार, मतलब जिसमें 3 सी से सीधा संपर्क कर सकता है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या अधोगामी संचार, जिसमें जेड से ए, और अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब 1 से 5 ऊर्ध्वगामी संचार। तो संचार इसमें 3 प्रकार के होते हैं। फिर बात करें हमारे क्रिस आर्गेरिस के, ये हमने पदसोपान के जो दोष हैं उनको दूर करने के उपाय देख रहे हैं। क्रिस आर्गेरिस ने किस सुझाया था? मैट्रिक्स संगठन का निर्माण करना। तो बात करें मैट्रिक्स संगठन की, मैट्रिक्स संगठन सबसे पहले पॉल लॉरेंस के द्वारा और स्टैनले डेविस के द्वारा, उनकी जो एक पुस्तक थी मैट्रिक्स, जो उन्होंने लिखी थी 1977 में, उस पुस्तक में उन्होंने इसके उपाय बताए थे। और ये पारंपरिक जो पदानुक्रम है उसके विपरीत रूप में काम करते हैं। बात करें मैट्रिक्स संगठन की, मैट्रिक्स संगठन किस प्रकार से अलग है, मतलब उसकी कौन कौन सी विशेषता है? तो ऐसे संगठनों में क्या होता है, सभी कर्मचारियों के पास समान रूप से शक्तियां और उत्तरदायित्व होते हैं। यानी कि एक व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक बॉस हो सकते हैं, जो कार्यात्मक और परियोजना तरह के बॉस हो सकते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक तरह के बॉस होंगे। इन संगठनों में क्या उच्च स्तर अधीनस्थ संबंध उतने ही कठोर पाए जाते हैं जितने कि हमारे पारंपरिक पदानुक्रम में पाए जाते हैं। संपूर्ण संगठन क्या सूचना के इर्द गिर्द घूमता है, मतलब सभी को क्या है, एक कार्य करना होता है, सूचना के इर्द गिर्द कार्य करना होता है। और संचार अधिक सरल होता है, और तरल नहीं, सरल है, और बहुदिशात्मक होता है। जैसे मैट्रिक्स संगठन में जैसे एक ही कर्मचारी 1 नंबर का, 2 नंबर का, 4 5 3, तो ये 5 कर्मचारी ये आपस में कैसे भी, जैसे ए
2 से कर सकता है, 4 से, 3 से, 5 से बात कर सकता है, कोई किसी से भी बात कर सकता है। पद-सोपान में है, लेकिन समान स्तर पे। तो ये हमारा मैट्रिक संगठन है। तो इस प्रकार आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने पद-सोपान का टॉपिक काफ़ी डिटेल से समझने की कोशिश की। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।